Hello everyone, welcome once again. My today's topic is absorption spectra. लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा को लेकर के बात करी थी आपसे। आज हम बात करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, जैसा कि आपको पता चल रहा है एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है हमारा ये कॉन्सेप्ट हमारा। इसमें क्या होता है, देखो कोई भी हमारा सोर्स लेते हैं यानी कि वाइट लाइट ले रहे हैं किसी भी सोर्स के थ्रू, जैसे ये देखिए आप वाइट लाइट की बात चल रही है यहाँ पे। इसको हम किससे फर्स्ट हम पास आउट करा रहे हैं किसी सॉल्यूशन के साथ में, या कोई केमिकल सब्सटेंस हमारा ले रखा है उससे हम पास आउट करा रहे हैं। यानी वाइट लाइट है हमारी किसी सॉल्यूशन के थ्रू, या आप कह सकते हो वेपर्स ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, उससे हम क्या करा रहे हैं, पास आउट करा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपने केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जैसे कि अब आपने यहाँ पे NaCl को यूज़ किया हुआ है, तो NaCl क्या करेगा, रेडिएशंस ऑफ सर्टेन वेवलेंथ वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्चुअली में डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि भाई आपने सॉल्यूशन कौन सा यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है जी, कौन सा केमिकल सब्सटेंस आपने यूज़ किया हुआ है, किसके वेपर्स को लेकर के बात कर रहे हैं, तो उसी के रिस्पेक्ट में जो हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो रेडिएशंस हमारी एब्जॉर्ब की जा रही हैं, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यानी आपका उसके अकॉर्डिंग जो आप कह सकते हो जो ये रेडिएशंस का जो कलर है जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है सॉल्यूशन, वो क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा। अब जैसे NaCl की बात कर रहे हैं, तो NaCl क्या करता है एक्चुअली में, सॉल्यूशन आपका यहाँ पर येलो कलर की रेडिएशंस को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और बाकी जब आपके पास रेडिएशंस क्या प्रिज्म के थ्रू पास आउट हो रही हैं और इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो स्पेक्ट्रा जो मिल रहा है हमारे को, क्योंकि NaCl सॉल्यूशन ने क्या किया हुआ है, येलो कलर के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी उन वेवलेंथ्स के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जिनका कलर क्या था, येलो था। तो हमारे पास स्पेक्ट्रम में जो वैसे तो हमारा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम था, लेकिन आपका एब्जॉर्प्शन की वजह से ये आपका डिसकॉन्टिन्यू हो गया, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या हो गया, एक गैपिंग आ गई है जहाँ पर हमारे को डार्क लाइंस देखने को मिल रही है। और डार्क लाइंस कहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे कलर कौन सा था, येलो था। और रीजन क्या है, येलो कलर की जगह पे डार्क लाइंस क्यों मिल रही है, क्योंकि NaCl का सॉल्यूशन है, इसने जिन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है उनका कलर क्या था, हमारा येलो था। तो उन येलो कलर की जगह पे, ठीक है जी, क्या मिलती है हमारे को, डार्क लाइंस देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन आप चेंज कर देते हो, नेचर चेंज हो रहा है हमारा सॉल्यूशन का, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका जो एब्जॉर्ब रेडिएशंस होंगी उनकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी। मतलब डिफरेंट कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा आपका जो सॉल्यूशन है, अगर हम सॉल्यूशन को हम चेंज करेंगे तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं NaCl की बात करता हूँ, तो NaCl की जगह मैंने KCl का सॉल्यूशन ले लिया। तो KCl का नेचर क्या है एक्चुअली में, वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब करना। यहाँ पर सॉल्यूशन का नेचर क्या है, वहाँ पे वॉयलेट कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पर यही जो डार्क लाइंस आपको येलो कलर की जगह पे देखने को मिल रही है, जो गैपिंग आपकी येलो की वजह से आई है, वो आपका यहाँ पर आपको क्या होगा, वॉयलेट की जगह पे क्या होगा, डार्क लाइंस देखने को मिलेंगे। तो डार्क लाइंस कहाँ पे ऑब्जर्व होगी, जहाँ पर आपका ये वॉयलेट कलर है। तो डार्क लाइंस आपको वॉयलेट कलर की जगह पे देखने को मिलेंगे येलो कलर की बजाय, ठीक है जी। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको एक बारी और, कि भाई वाइट लाइट है, देखो किसी भी सोर्स से उसको फर्स्ट हम पास आउट करा रहे हैं सॉल्यूशन या फिर वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ये रहा हमारा सॉल्यूशन या वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस। देन सॉल्यूशन या जो वेपर्स है हमारे उस केमिकल सब्सटेंस के एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं रेडिएशंस ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। तो यानी कि आपके पास जो वाइट लाइट आ रही है, तो इसमें क्या है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्या जी, ये जो आपका सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है, ठीक है जी, कुछ वेवलेंथ्स की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। और जिन वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब करेगा ये सॉल्यूशन, तो वही कलर क्या होगा हमारे पास में, बोलेंगे मिसिंग होगा। वही कलर क्या होगा हमारे पास में, मिसिंग होगा। वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वहाँ पे डार्क लाइंस की फॉर्म में। तो यही हमारा क्या है जी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ठीक है जी। तो नोट डाउन कर लीजिए आप। हाँ, तो अब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद नेक्स्ट आपसे बात करते हैं इमिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेकर के। एक्चुअली में क्या है, देखिए आपका इमिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को लेना है। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है गैस है वो हाइड्रोजन आयोनाइज होकर के हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ रेडिएशंस इमिट होंगी, जिनको आप बोलते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इन्हें हम प्रिज्म के थ्रू पास आउट कराते हैं। जब प्रिज्म से ये रेडिएशन पास आउट होती हैं तो इसे हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं।
वहाँ पर कुछ हमारे को स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेंगी हमारे को। और एक्चुअली में ये जो लाइंस है हमारी एक्चुअली में हाइड्रोजन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है बाय द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो डेट्स वाई हम इनको क्या बोल सकते हो भाई, हम एमिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी कि भाई मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है हमारे पास में, पास करा रहे हैं किससे जी, हाइड्रोजन गैस से। आप देख रहे हो हाइड्रोजन गैस ले रखी है आपने, तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारी इमिट हो रही हैं। तो आप देख रहे हो ये रेडिएशन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं जो कि यहाँ पे इमिट हो रही हैं। उसके बाद इन रेडिएशंस को हम प्रिज्म से पास आउट करा रहे हैं। तो आपने देखा ये हमने एक प्रिज्म ले रखा है, इससे पास आउट करा रहे हैं। उसके बाद कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे को ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। तो आप देख रहे हो भाई ये हम बात कर रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, तो हमारे को कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे को वहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिल रही है। ठीक है जी, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक्चुअली में हाइड्रोजन से इमिट हो रही है रेडिएशंस। ठीक है जी, तो आप इनको बोलते हो आप एमिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो आपका यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस स्पेक्ट्रम को फर्स्ट जो स्टडी किया था एक्चुअली में जोहान जैकब बाल्मर ने किया था। फर्स्ट स्टडी किसने की, जोहान जैकब बाल्मर ने। तो इसलिए इस सीरीज़ को हम बाल्मर सीरीज़ के नाम से भी बोल सकते हैं। एक्चुअली में जो बाल्मर था उसने यानी कि जो आपका जो स्पेक्ट्रम था, जो जितना पार्ट हमारे लिए विजिबल था, यानी विजिबल होता है उसी पार्ट को इसने स्टडी किया है, यानी विजिबल पार्ट को। बाकी इस सीरीज़ के अंदर और भी रीज़न आते हैं, अभी मैं आगे बात करता हूँ आपसे। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाल्मर ने स्पेक्ट्रम के जितने पोर्शन को स्टडी किया वो कौन सा पार्ट था उसका, विजिबल पार्ट। ठीक है जी, विजिबल के लिए इसने बात करी है। उन विजिबल्स के लिए देखो यहाँ इनकी जो वेवलेंथ आ रही थी हमारी उन विजिबल रीजन के अंदर उन रेडिएशंस की, तो वो रेडिएशंस हमारी देखो आपका के पास में क्या है 410 है हमारी मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी है हमारी 656 नैनोमीटर। तो विजिबल रीजन के अंदर ये वेवलेंथ हमारे को देखने को मिल रही हैं, या इसके बारे में इसने बताया किसने जी, बाल्मर ने। इन बाल्मर ने क्या किया कि इन वेवलेंथ्स को फाइंड आउट करने के लिए अपना एक फॉर्मूला भी सेटअप करके दिया है, 1/λ डेट इज इक्वल टू में न्यू बार मतलब वेव नंबर भी कह सकते हो आप। तो आपका वेव नंबर डेट इज इक्वल टू 1/λ। इसने फॉर्मूला दिया इक्वल टू में देखो 1,09,677 ये वैल्यू है हमारी, कांस्टेंट वैल्यू है हमारी ये। 1/2² माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स। अब एक्चुअली में क्या है देखिए, आप n की वैल्यूज़ को पुटअप करते जाइए, आप n की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुटअप करते जाइए आप जब, लेकिन वो वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। यानी कह सकते हो आप यहाँ पर जो वैल्यू है आपके n के, जो वैल्यू है n के, वो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपका 3, 4, 5 इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी। आप n की कोई भी वैल्यू रख करके देखिए, आप इनमें से जैसे मान लीजिए हम 3 रखते हैं, आप इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह पे 3 पुटअप कर दीजिए अब आप, और लैम्डा की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो आप। ठीक है जी, तो उस कंडीशन में आपको देखिए ये जो आपके पास में 656 नैनोमीटर वैल्यू जो आ रही है ये किसके लिए है, जब आप n की वैल्यू क्या पुटअप करके चलते हो आप 3। अगर n की वैल्यू आप 4 पुटअप करोगे आप तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू 5 पुटअप करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू 6 पुटअप करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यानी कहने का मतलब है कि इसने एक आपके लिए एक कॉमन फॉर्मूला बताया आपको बाल्मर ने, जिसके थ्रू हम जो आपकी विजिबल रीजन के अंदर जितनी भी रेडिएशंस हमारे को नज़र आ रही हैं उन वेवलेंथ्स की बात करें, उन सभी की वेवलेंथ्स को हम क्या कर सकते हैं भाई, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बाल्मर ने आपके लिए एक फॉर्मूला सेटअप करके दिया, किसके लिए, अपने सीरीज़ के लिए। ठीक है जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, बाल्मर फॉर्मूला बोलते हैं जी। ठीक है जी, तो नोट डाउन कर लीजिए आप। हाँ तो भाई जैसा आपको मैंने बताया कि बाल्मर ने क्या किया एक्चुअली में, जो अपना एक फॉर्मूला बताया आपको वो केवल आपका विजिबल रीजन को लेकर के बताया। यानी कि उसने जो फॉर्मूला आपका जो बताया या जिस रीजन को उसने स्टडी किया तो वो कौन सा रीजन था, विजिबल रीजन। एक्चुअली में अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को लेकर के बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल विजिबल रीजन ही प्रेजेंट नहीं होता है स्पेक्ट्रम के अंदर, बल्कि आपका इंफ्रारेड रीजन भी होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन भी होता है। तो इन रीजन्स को लेकर भी बात करनी होती है यहाँ पर हमारे को। तो एक्चुअली में क्या था कि जैसे बाल्मर ने स्टडी करी स्पेक्ट्रम की तो अदर साइंटिस्ट ने भी स्टडी करना स्टार्ट किया। तो फाइनली उन्होंने क्या
अलग अलग सीरीज़ बनाई आपकी अपने नेम के अकॉर्डिंग उन्होंने, जैसे कि लाइमन सीरीज़ हो गई हमारे पास में, और आपका पासन सीरीज़ हो गई, ब्रैकेट सीरीज़ हो गई, परफॉर्म सीरीज़ हो गई हमारे पास में। तो अलग अलग सीरीज़ इस तरीके से साइंटिस्ट ने अपने अपने नाम के अकॉर्डिंग आपकी बनाई है हमारी, किसके अंदर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। तो आपको एक बात कॉमन हो गई कि आपका इस, अगर हम स्पेक्ट्रम के लेकर के बात कर रहे हैं तो वहाँ पर केवल विजिबल रीजन ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रीजन भी प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, स्पेक्ट्रम के अंदर। अब एक्चुअली में क्या था कि जोहानस रॉबर्ट रैडबर्ग ने क्या था, एक कॉमन फॉर्मूला दिया। इन सीरीज़ की बात कर रहे हैं, सभी सीरीज़ को लेकर के बात कर सकते हो आप। तो यहाँ पे इन सभी सीरीज़ के लिए क्या है, एक कॉमन फॉर्मूला दिया, किसने, जी, रैडबर्ग ने। तो वहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम किसी भी सीरीज़ में कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर हमारे को निकालनी हो, चाहे वो यहाँ किसकी निकालनी है, चाहे इसकी निकालनी हो, चाहे इसकी निकालनी हो, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए अगर आप उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहते हो किसी भी रीजन के अंदर, तो आप इसके फॉर्मूले के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या था, देखो, वेव नंबर इक्वल टू में क्या है, 1/λ, ये तो कॉमन हो गई बात। कांस्टेंट है, यहाँ पर रैडबर्ग ने क्या किया, इस कांस्टेंट को बोला है कि भाई इट इज़ कॉल्ड एज रैडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है जी, वैल्यू आपको पता है 1,09,677 है। यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिली इस फॉर्मूले के अंदर। पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, 1/2 का स्क्वायर था, यहाँ पर आपका 1/n1 का स्क्वायर हो गया। आपका यहाँ पर क्या हो गया, 1/n2 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें n1 और n2 क्या है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। अगर हम देखिए लाइमन सीरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आप n1 की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो पुटअप करते हो आप 1, बाल्मर सीरीज़ को लेकर के बात करोगे आप तो n की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। क्वेश्चन में जो भी मेंशन किया हो कि भाई ये वाली पर्टिकुलर सीरीज़ है, तो उसके हिसाब से आपने n1 की वैल्यू को रखना है। पार्सन के लिए n की वैल्यू 3, ब्रैकेट के लिए n की वैल्यू 4, प्रीफोल्ड के लिए n की वैल्यू 5। तो आपका इस तरीके से आपके n की वैल्यूज आपने पुटअप करनी है अकॉर्डिंग टू द सीरीज़। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि भाई n2 क्या रखें हम, तो n2 की वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो n1 + 1, n1 + 2, n1 + 3। अब यहाँ पर देखो क्या मतलब है हमारा इन बातों का, तो मैंने ये लाइमन में बात आपको समझाने की कोशिश करी है। तो मैं n2 की वैल्यू रखना चाहता हूँ, मेरी ये पहली, देखो मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ आपसे, इस रेडिएशन की बात कर रहा हूँ आपसे, जो यहाँ पर आपका क्या वेवलेंथ आपको इसकी मिल रही है हमारे को। अब देखो यहाँ निकालना है हमारे को, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए कि भाई कितनी वैल्यू है हमारी वेवलेंथ की इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू आप देखो फर्स्ट वाले के लिए निकालना चाह रहे हो आप, तो आप क्या करोगे, आप इस मामले में n2 रखने की ज़रूरत है हमारे को। पता चल रहा है कि n1 की वैल्यू तो 1 हो गई, n2 की वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे, n1 + 1, तो यानी कि 1 + 1 क्या हो गया 2। तो आप n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुटअप करेंगे, आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, लैम्डा निकालेंगे, तो लैम्डा क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इससे मैच करेगा। अब इस वाले के लिए निकालना चाहते हो अगर आप, भाई लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, एज इट इज़ आपका सेकंड वाले की बात कर रहे हैं तो n1 + 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, n1 की वैल्यू 1 है तो 2 करेंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा 3, अगले वाले के लिए 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इस तरीके से वैल्यू आपकी लेकर के आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पर आनी चाहिए हमारी। ऐसे आप बाल्मर सीरीज़ को लेकर के अगर बात कर रहे हो तो n1 की जगह तो आपने 2 पुटअप कर देना है, और n2 की जगह क्या कर देना आपने, भाई n1 + 1। अगर मान लो मैं बाल्मर सीरीज जैसे मेरी यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं इसकी बात करूँगा तो क्या करूँगा भाई, n1 + what, n1 + 1 पहले वाले के लिए, तो n1 की वैल्यू मेरी 2 है, तो 2 + 1 करूँगा तो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो n2 क्या हो जाएगा बोलेंगे, तो भाई मैं n2 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी n2 की वैल्यू। ठीक है ना भाई। अगर यहाँ पे बात कर रहे हो तो n1 की वैल्यू क्या हमारी 3 होगी, n1 की वैल्यू 3 हो गई, तो क्या हो जाएगा अगर बोले तो यहाँ पे देखो 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। तो आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाल्मर का केवल जो रोल था हमारा वो विजिबल रीजन के लिए ही था, और बाकी जो आपका जो रैडबर्ग की बात करते हैं, रॉबर्ट रैडबर्ग की बात करते हैं, तो इसने क्या किया कि सभी सीरीज़ के लिए अपनी यानी वेवलेंथ को कैसे निकालना है, आपने क्या वैल्यू आएगी, उसने अपना एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको दिया। तो आई थिंक सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से कि भाई ये हमारा क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, और किसी भी रीजन के लिए कोई भी वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है तो आप रैडबर्ग फॉर्मूले के थ्रू हम उस वेवलेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी।
इसी के साथ ही टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा।